हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आ रही सर, प्लीज स्टार्ट। जी, थैंक यू सर। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 5 दिनों से हम इस मिशन शक्ति कार्यक्रम को प्रारंभ किए हुए हैं, चला रहे हैं। हम रोज नए वक्तागणों से बात करके वक्तागणों को लेकर आते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप मिशन शक्ति योजना के बारे में या महिला सशक्तिकरण के विषयों पर चर्चा कर सकें और उनसे उनकी बातों को सुनकर उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में उतार कर लाकर अपनी सुरक्षा और संरक्षा दोनों के प्रति सचेत हो सके। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये जो समय चल रहा है ये शारदीय नवरात्र का है, जिसमें हम शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और उसी शक्ति की उपासना और पूजा के निमित्त ही शायद राज्य सरकारों के द्वारा इस शारदीय नवरात्र के तिथियों को ही विशेष रूप से चयन किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। इसीलिए आज हम एक और सशक्त प्रबुद्ध महिला वर्ग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नीलम गुप्ता मैम, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बर्ली कॉलेज बरेली। मैडम का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए के मिश्रा साहब, डॉक्टर आदित्य सिंह सर, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह चारक साहब का, डॉक्टर मीना शर्मा मैम, डॉक्टर शालीन कुमार सिंह सर, डॉक्टर प्रांजल शाही, डॉक्टर प्रमोद यादव जी, डॉक्टर वर्षा सक्सेना, डॉक्टर गीतांजलि जी और अपने प्यारे बच्चों और छात्र छात्राओं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे तक जुड़े रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कुछ आगे कार्यक्रम हमारा विलंब से प्रारंभ हुआ है 10 मिनट, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता मैम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के इस मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के विषय पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, जिससे हम लोग लाभान्वित हो सकें। स्वागत है मैम। आपका माइक म्यूट है मैम। जी धन्यवाद दीपक जी। आवाज अब आ रही है? जी मैम, आ रही है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सबसे पहले तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और प्राचार्य डॉक्टर ए के मिश्रा जी को मेरा अभिनंदन और साथ ही साथ आदित्य जी हैं, शालीन जी हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, तो सभी को मेरा अभिवादन है। और मैं अपनी बात वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया तो शारदीय नवरात्रि का एक अच्छा सा यूट्यूब वो आ रहा था, तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करती हूँ मिशन शक्ति के ऊपर बात करने से पहले कि शारदीय नवरात्रि के ये पावन दिन है और हम सभी इस समय उसको अच्छे से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। उनको एक जो आदि शक्ति के रूप में या स्त्री शक्ति के अनेक जो प्रतीक है, आदि शक्ति के अनेक रूपों की उपासना, उनकी आराधना और एक आह्वान करने के जो दिन है, इस समय बहुत ही पावन दिन है। कन्या पूजन से लेके मातृ शक्ति तक अपने सम्मान को अर्पित करने के जो पर्व है इस समय, और एक जो समाज में कहना चाहिए कि महिषासुर रूपी जितनी आसुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको मर्दन करने का, उनको दमन करने का जो संकल्प का ये जो पर्व हम मनाते हैं हमारी संस्कृति में है, तो इसी संकल्प शक्ति को एक मिशन शक्ति के रूप में
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति का नाम दिया गया है, एक शंखनाद किया गया है, इन आसुरी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक आवाज उठाई गई है, उद्घोष किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत भूरी भूरी साधुवाद की। निश्चित रूप से इस अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं में एक आत्मबल का संचार होगा, क्योंकि इतना व्यापक रूप से जो अभियान है, मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार इतने व्यापक रूप से चलाया गया है। और हालांकि पिछली कुछ घटनाओं से निश्चित रूप से हर मन पीड़ित था, हर के अंदर ये व्यथा थी कि कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, और इतने व्यापक अभियान की निश्चित रूप से जरूरत थी। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई, उनकी भूमिका को बढ़ाया गया, जो खाकी वर्दी है उसकी ऊर्जा को जो संचार एक मिलेगा, उसकी मतलब एक सबल रूप हमें देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जो नए एक वो जोड़े गए हैं, जिनसे कहीं ना कहीं एक उनकी सक्षमता दिखेगी कि जी प्रत्येक जिले में जो नोडल अधिकारी है वो महिलाएं बनाई गई हैं। तो एक व्यापक अभियान जो है, इससे हर महिला के अंदर भी और हर बालिका के अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ व्यवस्था के प्रति भी विश्वास जागृत होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन घटनाओं के प्रति हमारी झिझक या हमारी सोच जो है महिलाओं की, वो ये होती है क्योंकि व्यवस्था से उनका विश्वास कहीं ना कहीं उठ खड़ा हुआ है या उठ खड़ा होता है, या उन्हें प्रक्रिया बहुत लंबी लगती है। तो इस अभियान से कहीं ना कहीं बालिकाओं के मन में जो आत्मविश्वास जागेगा, निश्चित रूप से यकीनन भले ये अभियान शारदीय नवरात्रि से लेकर के आगे 6 महीने तक जो वासंतिक नवरात्रि है वहां तक के लिए सुनिश्चित किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो इस समय में जो एक आत्मबल जागृत होगा हर बालिका के अंदर, और पूरी व्यवस्था के प्रति जो उसका विश्वास है, हर परिवार के मन में जो चीज ये जागृत होगी, ये बहुत बड़ा एक कदम है। और इसके लिए हम सभी को उस अभियान की जरूरत है। और मैं पुनः महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस मिशन शक्ति के अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम को चलाया है। मैं यहाँ पर कुछ बहुत ही बुनियादी और आधारभूत बातों को लेकर के बात करूंगी, और बहुत ही साधारण ढंग से जो हमारे समाज में रची बसी है, हम रोज देखते हैं, और कहीं ना कहीं देखते हुए भी वो हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं उन घटनाओं के प्रति। तो मैं बहुत बुनियादी तौर पर अपनी बातों को शुरू करूंगी। हम उस संस्कृति का हिस्सा है जहाँ पर हमने स्त्री शक्ति को शक्ति का दर्जा दिया है। हम कहते हैं शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। तो इन सारे जो सद्गुण हैं, इनको हमने शक्ति का रूप माना है, स्त्री शक्ति के रूप में। तो आखिर क्या कारण है कि जिस संस्कृति में शक्ति का रूप दिया गया है, वहां पर जैसा दीपक जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की कि हमने इतने कार्यक्रम चलाए हैं, तो आखिर क्या जरूरत है फिर से सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पहले से हम शक्ति के रूप में हैं, हम शक्ति रूपेण संस्था के रूप में हैं, तो आखिर सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अशक्त कैसे हो गए, या अशक्त कैसे बना दिए गए? तो वो जो बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक जितनी संरचनाएं थी, वहां पर हम कैसे धीरे धीरे अशक्त होते गए, या कर दिए गए, या सामाजिक संरचना ऐसी हो गई कि हम अशक्त होते गए। इस पर एक बहुत सारा सारा जो वो छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं इन कारणों पे ही छिपा हुआ है। मैं बहुत प्राचीन उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब से सभ्यता का विकास हुआ धीरे धीरे, तो स्त्री की जो परिस्थिति थी वो बहुत पड़ावों से गुजरती गई। तो हम बहुत पहले की बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि स्त्रियों ने हमेशा से अपने इस शक्ति रूप का के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं इतिहास के प्रत्येक काल में। पर साथ ही साथ ये भी पैरेलल रूप से ये भी था कि ये विडंबनाएं थी कि उसकी परिस्थिति कहीं ना कहीं धीरे धीरे गिरती गई है। और जो स्त्री और पुरुष का जो एक प्राकृतिक विभेद है, जो एक नेचुरल वो है, उसको कहीं ना कहीं एक जो बहुत बुनियादी अंतर है, उसको बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ना करके कहीं ना कहीं एक लैंगिक असमानता के रूप में और उस तरह से पेश किया गया। और धीरे धीरे समाज में ये चीजें बढ़ती गई, और वो एक लैंगिक असमानता का रूप उसने ले लिया। तो बहुत पहले की बात ना करके हम लोग तब की बात करते हैं जब से संविधान बना, क्योंकि उससे पहले तो जो भी महिलाओं के अधिकार कहिए या उनकी जो भी स्टेटस था, वो एक उनको कानूनी रूप नहीं मिला हुआ था या संवैधानिक रूप नहीं था, वो सामाजिक संरचना में ही व्याप्त थे। लेकिन जब से संविधान बना है उसके बाद तो हर तरह का विभेद, लिंग के आधार पर प्रत्येक तरह का विभेद निषेध है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, संविधान को लागू होने के बाद इतने वर्षों बाद भी, आखिर हम क्यों फिर से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जबकि सारे विभेदों का निषेध है?
तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। मुझे लगता है मैं सिर्फ दो चीजों को मैं मानती हूँ कि किसी भी समाज की या समाज के साथ साथ किसी भी राष्ट्र की उन्नति का जो पैमाना है वो सिर्फ इससे निर्धारित होता है कि उस समाज में, उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति कैसी है। ना हम बिल्डिंग से कर सकते हैं, ना जीडीपी से, ना और, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैमाना है कि उस राष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की स्थिति कैसी है। ये एक बहुत बड़ा विकास का, वहाँ की उन्नति का पैमाना हो सकता है। और मुझे लगता है कि यदि जब हम इस पैमाने पर बात करते हैं तो दो चीजें समाज के विकास में बहुत महत्व रखती हैं। या तो वहां पर स्वस्थ परंपराएं बहुत स्वस्थ रूप से हो, या सरल, स्पष्ट और सटीक कानून हो। इन दोनों चीजों का जब कोऑर्डिनेशन होगा कहीं ना कहीं, तो अपने आप महिलाओं की स्थिति उस जो जिस उसके हम एक आशावान है उसके प्रति, वो अपने आप हमें लगता है कि हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। मैं इन्हीं दोनों बातों को लेकर के अपनी बात रखूंगी कि आखिर हम अशक्त क्यों हैं। हमें सशक्तिकरण की बात, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य यही रखा जाता है कि महिलाओं के अंदर क्षमताओं का निर्माण हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो यानी कि हम अशक्त कैसे होते गए, मैं इन कुछ बिंदुओं पर बात करूंगी कि यदि हम अशक्त कहाँ कहाँ पर है उन पर ध्यान दें और कहीं ना कहीं से उस पर काम करना शुरू करें, तो थोड़ा सा समाज में एक सही जिस तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं उधर जरूर बढ़ेंगे। और इस पर जब मैं बात करूंगी तो मुझे लगता है कि अ, कुछ बिंदु है जिस पर जरूरी है बात करना। सबसे पहली चीज कि लड़कियां, बालिकाएं या महिलाएं अपने आप को सिर्फ इसलिए कमजोर ना समझें कि वो महिलाएं हैं। मतलब उनके अंदर ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। और इस पर हमारे कानूनों ने हमारी मदद की है, चाहे वो आर्थिक कानून हो, चाहे वो राजनीतिक उसके लिए लेकर के हो, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण को लेकर के हो, एडमिशंस को है, शिक्षा को लेकर, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, सब की दिशा में। तो महिलाएं जब स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगी इसलिए कि वो महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने कहा ना कि जो बुनियादी अंतर है स्त्री और पुरुष के बीच, वो शुरू से जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। एक बच्ची पैदा होगी तो हालांकि अंतर आया है, बहुत अंतर आया है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1947 में जिस तरह से महिलाओं की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है 2020 में। निश्चित रूप से प्रगति हुई है और हम उसके प्रति आगे भी आशावान हैं। मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेरी दादी ने जिन चीजों को झेला वो मैं नहीं झेल रही हूँ। तो प्रगति तो हुई है, पर हम आगे और कितनी प्रगति कर सकते हैं और कितने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। क्योंकि भारतीय जो सामाजिक संरचना है उसमें अ, हर तरह के परिवेश के लोग रहते हैं, चाहे वो किस वर्ग से आ रहे हैं। तो महिलाओं के ऊपर अभी काफी कुछ बाकी है, काफी कुछ काम बाकी है। तो सबसे पहला जो एक अशक्त अपने आप को ना समझे, उसका पहला बिंदु यही है, सशक्त बिंदु, या जो खुद को संबल देगा, कि हम महिला होने के कारण अपने आप को कमजोर ना समझे। अक्सर ये होता है महिलाओं के अंदर, अरे तुम लड़की हो कहाँ जाओगी, अरे ये मत करो, अरे वो मत करो। आप निश्चित रूप से आत्मविश्वास रखिए, अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। मैं यहाँ पर ये चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने संविधान के बाद की बात की थी। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जितने भी काम हुए हैं, और यदि हम थोड़ा सा उस पर बात करें, तो ये माना जाता है कि 70 का जो दशक था वो महिला कल्याण को लेकर के आगे बढ़ा। 80 का जो दशक था वो महिला विकास को लेकर आगे बढ़ा। और 90 के दशक में हमने महिला सशक्तिकरण की बात करनी शुरू की। और सशक्तिकरण से तात्पर्य यही रखा कि क्षमताओं का निर्माण। मुझे याद है कि जब नया नया ये सशक्तिकरण की बातें होती थी, तो हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे और वहां पर ये कहा गया, शुरू में यही किया कि कुछ पेजेस दिए गए और ये कहा गया कि आप एक डॉक्टर की फोटो बनाइए, एक इंजीनियर की फोटो बनाइए, एक टीचर की बनाइए, एक एस्ट्रोनॉट की बनाइए, एक पायलट की बनाइए। और ज्यादातर लड़कियों ने उस समय उन जितने भी चित्र बनाए सब में पुरुषों को ही बनाया था। तो यानी हमारे अंदर ये एक सेट माइंड है कि पायलट पुरुष चला सकता है, डॉक्टर या सर्जन सिर्फ पुरुष हो सकता है। तो इस तरीके से, लेकिन आज यदि ये चीज इस तरह की कोई वर्कशॉप की जाए तो निश्चित रूप से हम महिलाओं को बनाएंगे। तो परिवर्तन तो आया है और क्षमताओं का निर्माण भी हुआ है। यदि हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो क्षमताओं का निर्माण भी हुआ है। पर सशक्तिकरण के आगे जो वर्तमान समय में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत प्रश्न है, जिसको लेकर के हम सभी चिंतित हैं, वो है महिला सुरक्षा का।
हमने निश्चित रूप से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे कदम बढ़ाए हैं, सशक्त हुए हैं उस पर। लेकिन कहीं न कहीं महिला सुरक्षा का प्रश्न ऐसा है कि आज भी हम उससे भयभीत हो जाते हैं, उससे व्यथित हो जाते हैं और ये पीड़ा देने वाली बातें हैं। ये बहुत ही सामान्य सी बात, अभी चाहे वो हाथरस की घटना हो, मतलब कोई एक घटना जितनी आती है नज़र में या जितनी संज्ञान में आ पाती है, उनके अलावा भी बहुत सारी होती हैं घटनाएँ। पर ये घटनाएँ निश्चित रूप से मन को व्यथित करने वाली हैं और महिला सशक्तिकरण के साथ महिला सुरक्षा का प्रश्न इस समय सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, जिस पर बात करना ज़रूरी है। कि आखिर हमारे सामाजिक संरचना को ऐसा क्या होता गया है कि महिलाओं महिलाओं की सुरक्षा ही सबसे ज़्यादा अ, पूरे व्यवस्था के केंद्र में है कि कैसे महिलाओं को खुद सुरक्षा का बोध हो, पूरे उनके माता-पिता को हो, पूरे समाज को हो। तो ये महिला सुरक्षा का प्रश्न इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत वो है। हमारा मिशन शक्ति भी कहीं न कहीं महिलाओं के विरुद्ध जितने जो अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक व्यापक अभियान की तरह चलाया गया है। तो महिला सुरक्षा का ये प्रश्न वाक़ई ज्वलंत होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि महिलाएँ स्वयं को कमज़ोर ना समझें, पहला बिंदु है जहाँ पर वो खुद को अशक्त बनाती हैं। दूसरी चीज़, दूसरा बिंदु है कि महिलाएँ महिलाएँ होने का फ़ायदा समाज में ना उठाएँ। क्योंकि अक्सर होता है कि महिलाओं को उपभोक्ता के तौर पर या एक उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और महिलाएँ उसका हिस्सा बनती हैं। या कभी-कभी अपना काम करवाने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को हम प्राप्त करने के लिए ये एक सच्चाई है। क्योंकि हम हर तरह के समाज में रह रहे हैं, जहाँ हमें खुद को कमज़ोर बनाना होता है, वहाँ तो हम अपने आप को कह देते हैं, नहीं, नहीं हम महिलाएँ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर हमें अपने काम करवाने होते हैं, वहाँ पर हम महिला होने का फ़ायदा भी ले सकते हैं और उसके तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, जिसका समाज में हर तरह की या हर तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये 2 बिंदु हैं, जहाँ पर महिलाओं को सजग रहना है, जहाँ पर उन्हें अपने विवेक से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। मुझे लगता है चूँकि ये नवरात्रि के दिन है, हम लोग अक्सर अपने पौराणिक कथाओं में बहुत सारे महिलाओं के जो चरित्र हैं, उनकी बात करते हैं। यदि हम बहुत बड़े जो महाग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, उनकी बात करें, तो सीता और द्रौपदी के जो किरदार हैं, वो बहुत हमारे केंद्र में रहते हैं और ये दोनों जो ग्रंथ हैं, इनमें कहीं न कहीं स्त्री अस्मिता का प्रश्न ही केंद्र में था। और जो एक धर्म युद्ध का नाम दिया गया, उसके पीछे जो रीज़न था, जो कारण था, वो कहीं न कहीं स्त्री अस्मिता ही है। तो हमें इन दोनों पौराणिक जो चरित्र हैं हमारे, उनसे भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, कि हमें अपने अंदर उस विवेक को जागृत करना पड़ेगा कि हम राम में और रावण में अंतर करना समझ सकें, जान सकें। हमें ये पता है कि समाज में अपहरण और चीर-हरण जैसी घटनाएँ हो सकती हैं, होती हैं, क्योंकि हर तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं। समाज में इन घटनाओं को हम मिनिमम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको उनके स्तर को न्यूनतम किया जा सकता है। स्वस्थ परंपराओं से और स्पष्ट कानूनों से, सख्त कानूनों से, परंतु फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएँ हो सकती हैं, हमारा इतिहास भी इसका गवाह है। तो यदि ऐसा है तो हमें अपने अंदर उस विवेक को जागृत करना पड़ेगा। हमें इन आदि शक्ति के जो अनेक रूप हैं, इनसे ये सीखना पड़ेगा कि हमें कब, किस रूप में अपना समाज को योगदान देना है, अपने विवेक को, अपनी उस इंद्रिय को हमेशा जागृत रखना है कि हम अंतर कर सकें कि गोविंद कौन है जो हमारी मदद कर सकते हैं और दुर्योधन कौन है। कौन रावण है जो अपहरण कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें अपने उस आत्मबल को, जिसको हम आत्मबल कहते हैं, जिसकी बात गांधी जी ने भी की है कि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल होता है, उस आत्मबल को इतना मजबूत करें कि आसुरी प्रवृत्तियां हमारा बाल बांका ना कर सके। और उसके बाद भी यदि ऐसा होता है, तो मैं एक जो तीसरा बिंदु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने अंदर से गिल्ट कॉन्शियस निकालना होगा, या लड़कियों को, बालिकाओं को अपने अंदर से उस गिल्ट कॉन्शियस को निकालना होगा। अक्सर होता है कि समाज में बुरे लोगों ने उनके साथ कोई बुरा काम किया या बुरे तरीके से छेड़खानी हुई या इस तरह की घटनाएँ होती हैं और उसके लिए बालिकाएँ स्वयं को दोषी मानती हैं और वो इंट्रोवर्ट हो जाएँगी या कोई आत्मघाती कदम उठा लेंगी या धीरे-धीरे अ, समाज में उस किसी को बताएँगी नहीं, या जो भी कानूनी जो प्रावधान है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, सिर्फ़ संकोच के कारण या शर्म के मारे, या वो कहीं न कहीं से स्वयं को अपराधी मानती है कि मेरे मेरे अंदर ही कुछ ऐसा होगा या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ही कोई दोष होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आप को अपराधी मानना बंद करें। अपराध उन्होंने किया है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है।
मैं बहुत छोटी-छोटी बातें यहाँ पे कह रही हूँ, लेकिन ये हमारे समाज में होती हैं। लड़कियों के अंदर ये चीज़ भावना आ जाती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं नहीं गलत, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ यानी मेरी कोई गलती नहीं होगी। मेरे साथ गलत काम हुआ यानी मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे हुआ है। क्योंकि समाज का शुरू से ही रहा है कि हम महिलाओं को एक उसकी तरह पेश करते हैं, विक्टिम की तरह कि हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे ये चेंजेज़ आ रहे हैं, तो उस टैटू को बदलना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। और समाज की भी यहाँ पर ये जिम्मेदारी है कि जो दोषी है उसे अपराधी की तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे दंड के थ्रू कि ये दंड के अधिकारी है, इस तरीके से समाज में किया जाए। हालांकि ये नजरिया आया है और धीरे धीरे हमारे कानूनों ने इसमें मदद की है, जो एक समाज का माहौल होता जा रहा है उसमें मदद की है, लेकिन उसके बाद भी बालिकाओं को ये एहसास कराना, उनके अंदर ये सुरक्षा का भाव, एक ये जो इमोशनल एक सिक्योरिटी है, ये देना बहुत ज़रूरी है और ये हर परिवार को देना ज़रूरी है। परिवार के अंदर उसके पीछे जो एक संबल बन के खड़े होने की ज़रूरत है, वो बहुत आवश्यक है ऐसे में। और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जो इस समय कानून है, अक्सर होता है कि बालिकाओं को उसकी जानकारी भी नहीं होती है। बहुत सारे जो हेल्पलाइन नंबर्स शुरू में हैं, तो वो जानकारी नहीं होती है। तो कहीं न कहीं चाहे वो स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से कुछ-कुछ ऐसी वर्कशॉप की जानी चाहिए, ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ समय-समय पे कि उन्हें जो ज़रूरी हेल्पलाइन हैं, उनके बारे में जानकारी हो। जो विधिक प्रावधान है कुछ, उनके बारे में भी उन्हें पता होने चाहिए। चाहे वो 181 है, 112 जो 1090 जो जिस तरह की हेल्पलाइन और किस तरह के अपराधों में हम कहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने जो जिले के जो सीयूजी नंबर्स जारी किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये वक़्त की ज़रूरत है। जिस सम ज क्योंकि उन्हें यदि आगे बढ़ना है, तो अपनी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है और ये हर बालिका के अंदर इस एहसास को जितने प्रावधान हैं इनकी जानकारी के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा जाए, तो उनके अंदर खुद भी सुरक्षा का बोध आएगा और उन्हें लगेगा कि हमारे परिवार के साथ-साथ पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरी व्यवस्था हमारे साथ खड़ी है और जो अपराधी लोग हैं वो वाक़ई अपराधी हैं, वो उनकी विकृतियाँ हैं, वो उनकी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है और अपराधी वो हैं, उन्हें दंड मिलेगा और पूरी व्यवस्था हमारे साथ खड़ी है। इस चीज़ का उनके अंदर एक जो वो बैकिंग है या संबल है, ये होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में कुछ बिंदु और ये जो हमें अशक्त बनाते हैं, मैं उससे कहूँगी कि आजकल चूँकि साइबर क्राइम बहुत होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर उम्र के लोग उससे जुड़ जाते हैं, कहीं कोई एक ना एज की बाइंडिंग होती है और ये एक बहुत वो है और आगे आने वाले दिनों में और इसकी संभावनाएँ बढ़ेंगी। तो इसके प्रति भी बालिकाओं को बहुत जागृत करना होगा और मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ और भी ध्यान देना चाहिए कि जो भारतीय समाज है, उसमें सोशल मीडिया में जो एक सिक्योरिटी के बिंदु हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। बहुत सारे चाहे फेसबुक आईडी है या ट्विटर पे अकाउंट्स होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं आधार से लिंक करें जिससे कि फेक आईडीज़ ना बन सकें और जिस जिस तरीके की अपराध आजकल साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, खासकर बालिकाओं को लेकर के, उन्हें ब्लैकमेलिंग को लेकर के, वो कहीं न कहीं रुक सकते हैं। या जो इस तरीके की वेबसाइट है क्योंकि इंटरनेट हर एक के हाथ में है, वो क्या सर्च कर रहा है, क्या उसकी डिमांड्स हैं, वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं इसको भी उस तरह की साइट्स का रजिस्ट्रेशन करा के कुछ कुछ इसमें एक एक व्यापक रणनीति इसमें बनानी चाहिए सरकार को कि जिससे कि इस स्तर पर काम किया जा सके क्योंकि साइबर क्राइम आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इस तरह बालिकाओं को और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और एक एक बहुत ही आधार बिंदु है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी और वो है चूँकि महिलाएँ समाज की रीढ़ है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि सिर्फ समाज की नहीं परिवार की भी रीढ़ है वो, राष्ट्र की भी रीढ़ है और वो उनका अहम योगदान होता है राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में। वो संस्कृति की संवाहक होती है। तो इन अ, सारे बिंदुओं को देखते हुए एक जो बहुत आवश्यक बिंदु है और वो है उनको स्वास्थ्य को लेकर के। महिलाओं को जो अशक्त बनाती है, कहीं न कहीं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बनाती हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। एक एक कहते हैं ना कि स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला जाता है। तो स्वास्थ्य से जान है तो जहान है। तो चूँकि वो स्पाइनल कॉर्ड होती है अपने परिवार की, आगे आने वाली पीढ़ी की, तो उन्हें अपनी सेहत का बहुत सलीके से, बहुत तंदुरुस्ती के साथ ध्यान रखना होगा। स्वस्थ भारत के निर्माण में उनकी भूमिका है, अहम है, इस बात को उन्हें अच्छी तरह से समझना होगा। तो ये जो
एक सशक्तिकरण के लिए ये पॉइंट्स जो हमें अशक्त कहीं ना कहीं से करते हैं, इन पर बात करना बहुत जरूरी है, और तब हम सशक्तिकरण के लक्ष्य को बहुत ही एक स्वस्थ तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि स्वस्थ परंपराएं और सख्त कानून, इन दोनों की आवश्यकता है। सख्त कानून के साथ साथ स्वस्थ परंपराओं का या स्वस्थ समाज का होना इसलिए आवश्यक है। हमने जितनी दुष्कर्म की घटनाएं आजकल सुनते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। हम लोग पहले, हालांकि भारतीय समाज में छुटपुट घटनाएं हम लोग हमेशा सुनते थे, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुल करके ये कहना चाहूंगी कि दुष्कर्म की घटनाओं में हम लोग पहले अखबार में या उसमें सिर्फ दुष्कर्म की घटनाएं पढ़ते थे, लेकिन आजकल एक कुछ वर्षों से एक नया चलन है गैंग रेप का। तो यानी कि अपराध का इतना संगठनीकरण हो रहा है, समाज में मूल्यों का इतना पराभव हो रहा है कि किसी भी अपराध के लिए कुछ लोग एकत्रित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत सोचनीय बात है कि इस तरह की घटनाओं में आखिर उनकी मानसिकता क्या है। मुझे लगता है कि जब हम लोग किसी वैचारिक विमर्श को बात कर रहे होते हैं, और यदि चार लोग बात करते हैं तो चारों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग मत होते हैं उसमें, और एक मतभेद अपने आप निकल के आता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कैसे एकजुट हो जाते हैं, उन्हें लगता है हमारा उद्देश्य यही है और वो एकजुट हो गए। आखिर ये कौन सी मानसिकता हमारे समाज में ऐसी वो आ गई है, या महिलाओं ने आखिर महिलाओं के प्रति अपराध को जिस कानून इतने सख्त हुए हैं या समाज इतना अवेयर हुआ है कि उन्हें लगता है कि मैं अकेले इस चीज को करूंगा तो शायद वो है, और वो एक इस तरह के जो मेंटल फ्रीक्वेंसी के लोग होते हैं उनकी एक अपने आप से बाइंडिंग हो जाती है। तो ये एक बहुत सोचनीय विषय है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस तरह में एक समूह शक्ति को इस्तेमाल किया जाना ये वाकई पीड़ादायक है। और ये इस तरह की घटनाओं में खास करके तब और दुख होता है जब इनका कहीं ना कहीं से राजनीतिकरण होता है। हमारे भारतीय समाज में जब उन्हें जाति या धर्म से जोड़ करके देखा जाता है तो कहीं ना कहीं और दुख होता है इन चीजों में, क्योंकि किसी भी जाति और धर्म की जो महिला है उसका दुख एक ही होता है। हर बेटी का, हर महिला का दुख एक होता है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है। उनकी व्यथाओं को, उनकी पीड़ाओं को समझ करके उनके दर्द को समझना चाहिए। तो इस तरह की मानसिकता का कहीं ना कहीं से अध्ययन मुझे लगता है कि करके जो एक सामूहिक इस तरह के अपराध होते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं सख्ती से निपटारा होना चाहिए। और इसमें त्वरित जो कार्रवाई होती है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, उनमें तुरंत डिसीजन होना चाहिए और कुछ ऐसे दंड निर्धारित किए जाने चाहिए। और उनमें कहीं ना कहीं जो एक, चाहे वो निर्भया केस हो या जो अभी हाथरस केस हुआ है, इस तरह की घटनाओं में एक नाबालिग की जो परिभाषा है उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस तरह के अपराध में किस तरीके से और सख्ती से निपटा जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ये जो बिंदु हैं, तो कानूनों की तो अपनी बात हो गई, लेकिन जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनका कैसे हो, क्योंकि हर चीज की जो एक रेमेडी है वो समाज से ही आती है। यदि सामाजिक अपराध है तो उनकी रेमेडी भी, उनका इलाज भी समाज से आता है। और मुझे लगता है कि यदि हम मानव संसाधन के रूप में पुरुष और महिला दो उसमें है, तो दोनों की जिम्मेदारी है कि उस समाज को वो बेहतर बनाए, उस समाज को महिलाओं के लिए बेहतर बनाए, अपनी बेटियों के लिए बेहतर बनाए, हर आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर बनाए। और उसमें हर व्यक्ति का उतना ही योगदान होना चाहिए, उतना ही रोल होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि प्राइमरी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो परिवार हो, स्कूल हो, उससे बड़े स्कूल हैं, महाविद्यालय हैं, हर एक को कहीं ना कहीं ये भूमिका निभानी चाहिए। और ये बात सच है कि हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं जो एक नैतिक शिक्षा है या जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं से उनका एक कहना चाहिए जितना गिर सकते हैं उतना गिरते जा रहे हैं। हम आम आम उस पर भी बात करते हैं तो कहीं बहुत ये मान लेते हैं कि हाँ ये स्वाभाविक सा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता है। इस टाइप की जो धारणाएं हैं इन्हें छोड़ त्यागना होगा। और समाज में खास करके जो पब्लिक फिगर्स हैं उनको इसलिए इस पर काम करना होगा। और यदि पब्लिक फिगर में किसी ने महिलाओं के अपमान के लिए काम कुछ अपशब्द कहे हैं तो उनको भी कुछ ऐसे वो निर्धारित किए जाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से महिलाएं आहत नहीं होती हैं बल्कि मानसिक रूप से भी आहत होती है। और इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द हैं, क्योंकि इधर मैं कुछ घटनाओं का ही हाल ही में जिक्र करना चाहूंगी, चाहे वो एमपी के कोई एक मंत्री हैं, चाहे वो महाराष्ट्र, उसमें वो एक मंत्री ने एक अभिनेत्री के लिए कुछ गलत शब्द कहे, तो ये सब भी कहीं ना कहीं
मानसिक पीड़ा पहुंचाते हैं। तो महिलाओं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं समाज में, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और ये चीज दिखनी चाहिए कि उनका बहिष्कार हो रहा है, और साथ ही साथ उनके लिए वो कानूनी प्रावधान होने चाहिए। यदि संसद में भी विरोध हो रहा है तो इस चीज को देख के नहीं होना चाहिए कि कौन सा दल इस घटना का है या इस दल का शासन है यहाँ पर, तो हम इस घटना को सपोर्ट करें क्योंकि हमारे राज्य की है, या विरोध करें उसमें जाति या धर्म देखें या अगड़ा पिछड़ा देखें या किसने किसके साथ। तो ये सारी चीजें महिलाओं के साथ अत्याचार के रूप में नहीं होनी चाहिए। मैं एक बिंदु यहाँ, तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि हम ऐसी शिक्षा दें, परवरिश में ऐसी बातें करें। परिवार की जब बात करते हैं तो बेटियों की जिस तरह से परवरिश है, अक्सर मैं एक चीज यहाँ कहूंगी कि अक्सर हम लोग कहते हैं मैंने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला है, मैंने उससे ऐसा किया है। मुझे लगता है कि बेटियों को बेटियों की तरह ही पालिए, उन्हें ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है समाज में। आप बेटी हैं, बेटी होकर के भी आप कितनी सशक्त है, बेटी को बताइए कि आप ज्यादा सशक्त है, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है समाज के निर्माण में। आपको वो शक्ति दी गई है। यदि हम आदिशक्ति के रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम समाज का निर्माण निर्माण कर सकते हैं। हमारी ज्यादा भूमिका है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं। यदि हम संस्कारों में कहीं कमी कर रहे हैं, तभी तो आगे की पीढ़ी हमारी असुरक्षित हो रही है। तो मुझे लगता है कि बेटी को बेटी की तरह पालिए, उसको बताइए कि तुम्हारी जिम्मेदारी और है, तुम सशक्त हो। उससे ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम्हें अपनी पीढ़ी को भी सशक्त बनाना है, तुम्हें आने वाली बालिकाओं को और सशक्त बनाना है, और साथ ही समाज के जो खतरे हैं। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि एक एक चीज मुझे और करती है कि हम बेटी को बेटी की तरह पालें, बेटों को बेटों की तरह पालें, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगी कि बेटों को भी बेटियों की तरह पालिए। कभी कभी मुझे लगता है कि यदि बेटियों के अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, जो हम शक्ति के अनेक रूपों में बात करते हैं, चाहे वो शैलपुत्री से लेके महागौरी तक जितने भी गुण हम बताते हैं, तो ये यदि हम कहते हैं कि बेटियों के अंदर ये गुण है, यदि लज्जा महिलाओं का गुण है, तो क्या बेटों को निर्लज होना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो बेटों के अंदर भी लज्जाशीलता होनी चाहिए, बेटियों के अंदर भी श्रमशीलता होनी चाहिए। तो ये बैलेंस बनाने का जो काम है, क्योंकि दोनों मानव संसाधन है और दोनों के बिना समाज नहीं चल सकता। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, कोई कोई एक कहना चाहिए ना कि लोग कहते हैं कि नहीं, हमेशा जो संबंध, अंतर संबंध व्याख्यायित किए जाते हैं, तो हमेशा आधिपत्य और अधीनता के उसमें क्यों हो कि एक का आधिपत्य है, एक अधीन है, या एक निर्भर है, एक अधीन है। दोनों समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं। दोनों के अंदर सद्गुणों का विकास होना चाहिए। तो ये जो एक बराबरी की जो बात करते हैं, इसका मतलब प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं है। बराबरी का अर्थ यही है कि समाज में दोनों की भूमिका है, दोनों को सुरक्षित संरक्षित वातावरण मिले, और दोनों की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है और मुझे अपनी बात को समाप्त करना चाहिए। मैं कुछ पंक्तियों के साथ महिलाओं को, जो वुमेनहुड है या उसको एंजॉय करने के दिन है, सेलिब्रेट करने का ये पर्व है, मैं कुछ लाइनों से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को वो आत्म गौरव, आत्मबोध होना चाहिए। हम प्रकृति में भी देखते हैं कि जो महिला होती है या जो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो हमें अपने अंदर की जो दुर्गा शक्तियां हैं, उनको खुद का विकास करना होगा, आत्मबोध उसका करना होगा। और इसके लिए मिशन शक्ति को भी मैं बहुत बहुत उसकी सफलता के लिए, उसको बालिकाओं के अंदर वो चीज आए, उसको वो बोध करें, और चार पंक्तियां बस ये कहूंगी कि मैं महिला हूँ, सिर्फ जिस्मानी सौंदर्य से ही नहीं, आत्मबोध से भी गढ़ी हुई, अनंत मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं से रची हुई, घूंघट से ताज तक का सफर पार कर मैंने पाई है नजाकत के साथ दृढ़ता भी, बहुत कुछ खोकर के भी पुनः नया संसार रचने का बुलंद जज्बा भी, और धनात्मक विचारों से समाज को सींचते हुए मैं खुद की अनुयायी हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चय ही आपने जो इन 9 स्वरूपों की बात की है, इन 9 स्वरूपों से ही सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये 9 स्वरूप सिखाते हैं कि महिला में या कोई भी व्यक्ति इनसे संप्रभुता यानी शालीनता, काली से उसकी शक्ति, दुर्गा से उसकी हिम्मत, यानी हमें कुल मिला के कहा जाए तो इस 9 जो स्वरूप हैं, इन स्वरूपों से ही सीखने की जरूरत है कि जिस प्रकार से दुर्गा की हम 9 स्वरूप की बात करते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं या जो हमारे बालिकाएं हैं, उनको सीख कर उससे अपने जीवन में अगर उतारे जाए तो शायद मेरे ख्याल से लग सकता है कि वो आगे
बढ़ने का प्रयास कर सकती हैं। दूसरी मैडम ने एक जो बहुत विशेष कही कि छात्र छात्राएं या बालिकाएं अपने आप से डरती हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उन्हें लगता है कि अपने में ही भावना है या हम ही में कमी है, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं करती। शायद यहाँ पर एक चीज और कहना उचित रहेगा कि शायद हमारे माता पिताओं की भी कुछ कमी है। जो जैसे ही कुछ विषय होता है, कुछ बात होती है, तो माता पिता सबसे पहले अपने बच्चों को ये डराने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं नहीं, तो अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद हमारे सम्मान पे चोट आ जाएगी, उनके सम्मान में कमी आने लगती है, और वहीं से प्रारंभ होता है डर का माहौल जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है। मैम, बहुत बहुत आपके सुंदर व्याख्यान के लिए, आपने सुंदर व्याख्यान दिया और मुझे लगता है कि बच्चों को भी इससे सीखने को मिला होगा और उसे अपने वो जीवन में प्रयत्न करेंगे कि उतारें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज छठे दिवस के इस प्रथम सत्र में हम प्रत्येक दिवस 2 विदुषी महिलाओं के व्याख्यान को आयोजन कर रहे हैं। पहले व्याख्यान को आपने सभी लोगों ने ध्यान से सुना। आज हम दूसरे वक्ता के रूप में अपने साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती लक्ष्य प्रजापति, जो रामपुर लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। लॉ की वर्तमान छात्रा भी हैं। मूल रूप से कहा जाए तो इन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है लॉ से, और ये सामाजिक संरचनाओं में, सामाजिक क्षेत्रों में ये विशेष रूप से कार्य कर रही हैं। इनका एक संगठन है, इन्होंने जो उसकी फाउंडर हैं आहुति फाउंडेशन बरेली में, जो विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए लगातार पिछले 6 महीने से, जो कहा जाए तो इस लॉकडाउन के पीरियड में लगातार प्रत्येक दिवस भोजन उपलब्ध कराता रहा है। आज भी प्रत्येक दिवस, आज भी भोजन पूरे बरेली में अपने इन क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध करा रहा है, ताकि गरीबों को जो खाना, भोजन, पानी, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनको ये उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। तो इस द्वितीय सत्र में द्वितीय व्याख्याता के रूप में मैं डॉक्टर लक्ष्य प्रजापति जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनसे अनुरोध करूंगा कि आज वो अपने विषय पर बात रखें, जिससे हम उन सभी उनके विषय से, उनके विचारों से लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर लक्ष्य प्रजापति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि आपने मुझे अपने यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और मिशन शक्ति जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 17 अक्टूबर से लेकर बसंत नवरात्र तक चलना है, और इसके अंतर्गत कार्यक्रम, व्याख्यान हमारे विद्वान लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि मिशन शक्ति एक तरीके से एक शक्ति को शक्ति के रूप में लेने की बात कर रहा है। खास तौर से इस समय जो चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, तो पहले तो मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थान नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बहुत ही प्राचीन युक्ति है। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंतर्गत नारियों की शक्ति के बारे में बताता है, या उनकी स्तुति के बारे में बताता है। कहा जाता है कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो मानव है वो असुरी शक्ति के रूप में दिन प्रतिदिन नारियों की अस्मिता से खिलवाड़ कर रहा है, जिससे कि स्त्रियां, लड़कियां अपने जीवन को समाप्त करने पर मजबूर हैं, या फिर उनका समाप्ति उन्हीं लोगों के द्वारा की जा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत स्त्रियों को शक्ति के रूप में, या हम कहें कि लोगों को इस बात के रूप में लेना कि वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखें, या जो लोग हैं
जो अपराध कर रहे हैं उनको अपराध के रूप में कैसे जो अपराधी बन रहे हैं उनको किस तरीके से ऐसे सुधारात्मक प्रयत्न करना है कि वो समाज में कुछ अपराध रुके। क्योंकि दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, जैसे हमको पता है कि भारतीय दंड संहिता में इतने लगातार संशोधन होते रहे, कठोर नियम बनाए गए हैं, कठोर दंड का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध रुक नहीं रहे। इसके पीछे अनेकों कारण हैं। हम लोगों को, हमारे समाज में लोगों को संस्कार, लड़कों को या लड़कियों दोनों को ही देना पड़ेगा। मिशन शक्ति के रूप में मैं आऊं तो शायद ये जो है 17 अक्टूबर से लेकर बसंत के नवरात्र तक रहेगा और कई क्षेत्रों में पूरी यूपी में ही ये ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई विभागों के द्वारा प्रतिदिन इस तरीके से व्याख्यान दिए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पुलिस प्रशासन और जनता को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। लोग जागरूक तो हैं, लेकिन तब भी अपने आप को किस तरीके से और सुरक्षित महिलाएं कर पाए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। भारतीय शक्ति को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, महिलाओं को शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण को और कार्यान्वित करना या अग्रसारित करना। मैं ये कहूंगी कि सशक्तिकरण वास्तव में है क्या? सशक्तिकरण एक वो चीज है, महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से हो जिसमें महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस कर सके। आज 50% की आबादी महिलाओं की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सशक्तिकरण जैसी चीजें बहुत 20% ही होगा मेरे ख्याल से। स्त्रियां जो है, मतलब उनके साथ आज भी भेदभाव होता है। इसके अलावा कितनी भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके साथ वही अपराध आज तक होते आ रहे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। कुछ अपराधों को छोड़ दें हम तब, जैसे घरेलू हिंसा हो गई, दहेज प्रतिषेध दहेज के लिए हत्याएं हो गई, यौन अपराध हो गए, जिसमें कि यौन अपराधों के अंतर्गत भी कई अपराध बने हुए हैं। अपराध में दहेज के अंतर्गत महिलाओं को जला देना, उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करना, और ये सशक्तिकरण जो है मिशन शक्ति के अंतर्गत एक उद्देश्य बना हुआ है। मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो 24 जो है डिपार्टमेंट हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बाल कल्याण, बाल विकास विभाग है, महिलाओं से संबंधित जैसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत कुछ सेल बनाए गए हैं, क्योंकि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वो सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध कराते हैं, वो वहां पर शिकायत जाकर कर सकती है, वहां पर केवल महिलाएं ही उपस्थित होती हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कानून हैं जहां पर कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे जुडिशरी में महिलाएं का प्रतिशत, महिला जजों का प्रतिशत बढ़ाना है। और अगर शिक्षा की बात करें तो दिन पर दिन शिक्षा जो है महिलाओं को संस्कार करने के लिए कुछ चीजों को लेकर आई है। दंड विधान जो भारतीय दंड संहिता हो गई या दंड विधान के अंतर्गत आईपीसी एविडेंस हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम हो गया, जिसमें कि पहले महिलाओं को अपनी माता पिता की संपत्ति में या उनके पूर्वजों की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता था, सिर्फ पुत्र का ही अधिकार होता था। आज क्या है, 2005 के संशोधन के द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। जिस तरीके से जन्म से ही पुत्र को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है, उसी तरीके से ही स्त्रियों के लिए भी संपत्ति में बराबर की हकदारी दी गई है। बात करूं कि मैं अगर सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं को अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। देखिए, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, आज की डेट में
अगर हम रिजल्ट की बात करें तो चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी में महिलाएं आगे ही रहती हैं। उनका रिजल्ट, उनका परिणाम बहुत आगे रहता है। लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो रुक नहीं रहे हैं। क्या कारण है? हमको समाज में ये चीजें देखनी पड़ेगी, हमको ये सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है, किसकी गलती है। मैं ये समझती हूँ कि ये गलती जो है दोनों, चाहे वो पुरुषों का समाज हो, महिलाओं का समाज हो, दोनों को ही समझने की जरूरत है, सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में जन्म लेता है, जैसा माहौल परिवार में होता है उसी तरीके से वो बच्चा सीखता है। हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा पहला जो बच्चा होता है वो जन्म लेता है और उसका कोई भाई बहन नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से, सिर्फ माता पिता के हिसाब से, अगर कोई अन्य व्यक्ति परिवार में है, अन्य सदस्य हैं, तो उनकी तौर तरीके सीखता है, उनको जानता है। कई और भाई बहन होते तो उनको देख देख कर वो सीखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तियों को, बच्चों को संस्कार देना आज की महती आवश्यकता है, जो कि बीच में लोगों को केवल पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग गए हैं वो लोग, और हम समाज में संस्कार लोगों को नहीं दे रहे हैं। धर्म क्या है? एक धर्म, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जो जो श्लोक मैंने बोला है, यत् नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो रमन्ते तत्र देवता बहुत प्राचीन बात हो गई। लेकिन हम अगर समाज में स्त्रियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, अब स्त्री का मतलब ये नहीं है कि स्त्री बाहर की ही कोई महिला हो। देखिए, उन व्यक्तियों को ये समझना पड़ेगा कि बाहरी महिलाएं हमारी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। क्योंकि वो बाहरी महिला हमारे लिए वो माँ, बहन, बेटी है, पत्नी है, लेकिन किसी और के लिए वो बाहरी है। तो जिस तरीके से हम अपनी माँ, बहन, बेटी सबकी रक्षा, उनका सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हमें दूसरे की माँ, बेटी, बहन सबका सम्मान करना सिखाना पड़ेगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल डिग्री प्राप्त कर ली, 12th कर लिया, इंटर कर लिया, ये सब चीजें कर ली, लेकिन नहीं, उनको संस्कारवान बनाना पड़ेगा आपको। कि देखिए, सम्मान, एक स्त्री का सम्मान, एक लड़की का सम्मान क्या होता है। आज की डेट में हम ये देखते हैं कि लड़कियों को या लड़कों को, दोनों में सहनशीलता की बहुत ज्यादा कमी है। उनको सिखाया ही नहीं जाता कि किस तरीके से वो सहनशील बने। कुछ भी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं तो वो एक बदले के रूप में लेने की बात करते हैं लड़के। अगर लड़की कोई भी बात से इनकार करती है या किसी भी तरीके से कुछ भी झगड़ा टाइप का कुछ हो जाता है, तो वो लड़के लोग क्या करते हैं कि बदला लेने की भावना उनमें इतनी तीव्र होती है कि वो इतने जघन्य अपराध करने पर उतारू हो जाते हैं। और एक लड़के नहीं, कई लड़के मिलकर, इवन आज की डेट में, अगर पहले हत्याएं नहीं होती थी, आज सीधे हत्याएं हो रही हैं। चाहे वो छोटी ही लड़की हो, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे, तो इस तरीके से जो घटनाएं हैं, ये महिलाओं की को सशक्त किस तरीके से करें, ये इस तरीके से हो नहीं पा रहा है। जो कहें, समाज में एक भय व्याप्त है। लोग जो हैं सरकारों को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार, कोई भी सरकार आती है उसको आलोचनात्मक रूप से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आलोचना हमको यहाँ पर उन लोगों की करनी पड़ेगी कि जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देने वाले कौन है? अपराध, समाज में अपराध ऐसे ही थोड़ी होते हैं। कई चीजें होती हैं जो सामाजिक अपराधियों को बढ़ावा देती हैं। जैसे सामाजिक अपराध हो गए, आर्थिक अपराध हो गए, नैतिक अपराध हो गए, तो उनके भी कैटेगरी, उनका भी वर्गीकरण कई तरीके से मिलता है। भाई, सामाजिक अपराध जो है, समाज में रहते हुए, भाई हो सकता है कि व्यक्ति के पास किसी पैसे की कमी, वो चोरी लूट करने पे उतारू हो रहा है, और उस दौरान ही वो हीनियस क्राइम कर दे रहा है, बलात्संग की घटनाएं कर दे रहा है, और चोरी, डकैती, इस तरीके से जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ केवल यौन अपराधी होते हैं, कई भी और अन्य अपराध होते हैं
जिससे कि समाज में एक तरीके से उनका सशक्तिकरण रुका है। परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में चाहे वो घरेलू हिंसा बन जाए, चाहे भी कितने भी दंड का विधान कर दिया जाए, विधान बन जाए, लगातार कानून बनते जा रहे हैं। दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है, 29 का था, बाल प्रतिषेध अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि राजस्थान में, बिहार में महिलाओं जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, बाल विवाह आज भी हो रहे हैं। दहेज के लिए हत्याएं आज भी हो रही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो 125 है, भरण पोषण की बात करता है, जो कि अगर किसी महिला को उसका पुरुष, उसका हस्बैंड तलाक दे देता है या महिला तलाक देती है तो भरण पोषण की व्यवस्था है। लेकिन कितना भरण पोषण मिल पाता है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो सशक्तिकरण इस तरीके से नहीं हुआ, चाहे कानून कितने भी बन जाए, जब तक कि उसका कार्यान्वयन नहीं होगा। और कार्यान्वयन करने वाले कौन है? एक जो शासन है, प्रशासन है, उसमें जो भागीदारी होती है, पुरुषों की भागीदारी ज्यादा होती है, कार्यान्वित करने की आवश्यकता ज्यादा है। कार्यान्वित करने में ये है कि जो जितने भी, जैसे हम ये देखते हैं कि अगर किसी महिला के साथ किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस कार्रवाई करने से हिचकिचाती है, या दूसरे पक्ष से पैसा लेकर, रुपए लेकर अपराधी को नहीं पकड़ती है। जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमते रहते हैं। तो हमको कार्यान्वित करने कौन करेगा? कार्यान्वित पुलिस करेगी, कानून करेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए मिशन शक्ति जो है बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खासतौर से ये जो हाथरस की घटनाएं हैं, बलरामपुर की जो घटनाएं हुई हैं। अगर अब एक बात सोचने वाली बात है कि हाथरस की घटना से चलिए मानते हैं कि एक दलित स्त्री के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, बहुत ही जघन्य अपराध हुआ जो कि समाज में एक नकारात्मक है, होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बलरामपुर की बात करें तो वहां वो अपराध करने वाले कौन व्यक्ति थे? उसी के परिवार के व्यक्ति थे। इसी तरीके से तो हमें मतलब एक समाज में रहते हुए स्त्रियों को सशक्त हम कैसे करें जिससे कि वो अपने आप को अपराध से कैसे बचा सके। ये तो काम बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है, वह व्यक्ति किस समय क्या सोच रहा है, कौन से बदले की भावना लेने की बात कर रहा है, कौन से विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, इन सबको हमको देखना पड़ेगा। इन सबको समझने की आवश्यकता है। जो कारण है उनको दूर करने की आवश्यकता है। कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कई तरीके से कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण बहुत हैं, सामाजिक कारण बहुत हैं, नैतिक कारण बहुत हैं, आर्थिक कारण बहुत हैं। क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर एक समाज बनता है, तो इन्हीं चीजों को दूर करने की आवश्यकता है। हमको एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए। देखिए बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी होने पर व्यक्ति क्या है, खाली रहता है। और जब खाली रहेगा उसके पास धन की कमी है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती हैं, वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। तो इन चीजों को दूर करने की हमें समाज के रूप में भी, सामाजिक रूप में भी, राजनीतिक रूप में भी, और शासन प्रशासन सबको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा। जो हाथरस और बलरामपुर की जो घटनाएं थी, जो सरकार के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया, बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही ज्यादा कंडेमेबल था और निंदनीय कार्य किया गया। और जो बाद में सरकार के द्वारा जो आवश्यक कदम उठाए गए वो थोड़े सराहनीय हैं, लेकिन केवल कदम उठाने से काम नहीं चलेगा। अब हम ये कहते हैं कि कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। भाई फांसी की सजा के अलावा तो और कोई कानून नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें भी कई चीजें ऐसी होती हैं कि एक अपराध दो लोग मिलकर करते हैं, लेकिन चूंकि कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कि एक समाज में किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो गई और अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया है, तो कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, जो पीड़िता के परिवार के लोग होते हैं, उनसे मिलकर
अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सीधे से एक ट्रायल, हम ये कहेंगे सिर्फ जो है चौराहे पर फांसी दे दी जानी चाहिए, लेकिन ट्रायल जो है पक्षपातहीन होना चाहिए। अब पक्षपातहीन कैसे होगा? क्योंकि पुलिस प्रशासन और समाज के जो रुतबे वाले लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पुलिस को रकम पहुंचा देते हैं, रिश्वत पहुंचा देते हैं कि नहीं भाई उन व्यक्तियों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए या उन व्यक्तियों को पकड़ना चाहिए, उनको नामजद किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से स्थितियां नहीं होनी चाहिए। पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनको संविधान की रक्षा करने की शपथ दिलाई जाती है। मैं ये कहूंगी कि जो एडवोकेट्स हैं उनको इन मामलों में खास तौर से जो हीनियस क्राइम है, बलात्संग की जो घटनाएं हैं, उनको अपने हाथ में मतलब कानून मुकदमा लड़ने में बहुत ही ज्यादा कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि हम उस मामले को लें, अपने हाथ में पैरवी हम करें ना करें, उसको समझ के लेना चाहिए। तो सशक्तिकरण के अंतर्गत सशक्त कैसे किया जाए, हम लोग सदियों से या सालों से यही कह रहे हैं कि मैं 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं, 24 जनवरी को हम बालिका दिवस के रूप में मना रहे हैं, फादर्स डे, डॉटर्स डे मनाया जा रहा है। लेकिन एक डे मनाने से काम नहीं चलेगा। हमको शुरुआत से हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंस है, महिलाओं की इम्पोर्टेंस है, वो सभी दिनों के लिए है। जिस तरीके से 9 दिनों के लिए नवरात्रि पूजा की जाती है, 9 देवियों के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं, तो 9 स्वरूप में केवल उन्हीं दिनों की पूजा नहीं, समाज में लोग तो वही हैं, पुरुष तो वही हैं, उनके बेटे, उनके और रिलेटिव्स तो वही हैं। उन सिर्फ अपने दिमाग, उनके दिमाग के विचारों को बदलना पड़ेगा। जिस दिन व्यक्तियों का दिमाग बदल जाएगा, उस दिन अपराध होने कम हो जाएंगे। चाहे वो कोर्ट परिसर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स का परिसर हो। कहने का मतलब ये है कि जो वर्किंग वुमेन है, वहां पर स्थिति देखिए, शैक्षिक विभाग में स्थिति देखिए, महिलाओं को हीन भावना के रूप में देखा जाता है, उनको एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, उनको मतलब एक आकर्षण की चीज बना के देखा जाता है। ऐसा ये सोच कम करनी पड़ेगी। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, चाहे वो काम के रूप में हो, उनको कमजोर माना जाता है, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। जबकि आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम ये देखते हैं कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, भले ही कानून बना हुआ है, तो महिलाएं अपने आप को सशक्त कैसे करें? आज हम खुद देखते हैं कि एक वर्किंग वुमेन है, उसको वर्किंग प्लेस पर यौन हिंसा होती है, भले ही विशाखा का कानून हो गया हो, भले ही कर्मकार प्रतिकर कानून हो गया हो, कितना भी कार्यान्वयन हो जाए, लेकिन जब तक कि पुरुष की मानसिकता नहीं बदलेगी, अपराध कम नहीं होंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो केवल पुरुष ही, अगर 100% पुरुष जिम्मेदार नहीं है अपराध के लिए, महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। लड़कियों को मतलब हम ये जैसे मैडम ने अभी कहा कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपनी लड़की को लड़के की तरह पाला है। ठीक है, समानता आप वहां पर ले आए हैं कि एक लड़के को, अपने बेटे को और बेटी को, दोनों को एक समान रूप में देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हम हैं तो स्त्रियोचित गुण है हम में, तो इनको हमको संभालना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ेगा भाई, लोग ये कहते हैं कि रात में चलिए 12 बजे आप निकल जाइए, लेकिन क्यों मत निकलिए रात के 12 बजे? हमें क्योंकि समाज ऐसा है, हमें अपनी मर्यादाएं, हम 8-9 बजे तक ठीक है, हम क्यों किसी के साथ 12 बजे तक हम घर से बाहर निकलें?
रात के 1 बजे हम क्यों निकले? क्या हमारे पारिवारिक मूल्य नहीं है क्या? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, हमें दोनों को रोकना पड़ेगा। क्यों एक लड़का, एक बेटा रात में निकल रहा है, किस चीज के लिए निकल रहा है? हम उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। हमारी बेटी घर में है, लेकिन हमें क्या पता वो हमारा जो बेटा है वो किसी दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई पुरुष है किसी महिला के साथ हो सकता है। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको रोकना है तो दोनों को रोकना पड़ेगा। संस्कार बनाना होगा तो दोनों को बनाना होगा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। और आपराधिकता, अपराध करने वाला उम्र नहीं देखता, वो ये नहीं देखता है कि कितनी उम्र है, वो ये नहीं देख रहा है कि जो लड़की है वो छोटी है बड़ी है। हम देखते हैं कि वृद्ध महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, और सिर्फ आलोचना सरकार की होती है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है, सरकार वैसा नहीं कर रही है। भाई चारों तरफ सरकार, जो मेन व्यक्ति है वो हर जगह नहीं जा सकता। काम किसका है? प्रशासन का है। प्रशासन भी चारों तरफ नहीं जा सकता, तो हमको अपने आप को संभालना पड़ेगा। अपने आप को भी हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनको महत्ता देनी पड़ेगी। लड़कों को बताना पड़ेगा कि जिस तरीके की आपके घर में आपकी मम्मी हैं, पापा हैं, उनको सुरक्षा देनी उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से अगर उसी तरीके से बाहर की महिलाओं को भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी है। हम देखते हैं कि आज की डेट में जो स्त्रियां हैं, विवाह के नाम से इतना डरने लगी हैं, या समाज में कहें कि वो चाहती हैं कि वो सिंगल रहें। क्यों? क्योंकि परिवार में उनको उनके पति के द्वारा, मायके में उनके भाई बहनों के द्वारा, या फिर हम कहें कि बाहर जाकर ऑफिस में जाकर उनके सहकर्मियों के द्वारा, बॉस के द्वारा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं। मानसिक प्रताड़ना का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कठोर दी जाए, मतलब टॉर्चर किया जा सकता है वो छोटी छोटी बातों पर। हम लड़कियों को मजबूत अपने आप को करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा मुखर होके बिंदास होना ये चीज अलग है। आप अपने मॉरल वैल्यूज, आप अपने संस्कार, इन सबको देखिए। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने नजदीक नहीं आने देंगे तो किसी व्यक्ति की मजाल नहीं होती कि आपको टच भी कर जाए। जबरदस्ती करना हो सकता है, वहीं आपको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा, बुलंद करना पड़ेगा। और अपराध अगर होता है तो उसको कि भविष्य में क्या होगा, मेरी भाई बहनों का क्या होगा, किस तरीके से होगा, बहुत ही ज्यादा जीवन नरकीय हो जाएगा और इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन सबको हमको दरकिनार करके अगर कोई भी अपराध होता है उससे हमको निपटने की भरसक प्रयास करने चाहिए, और इसमें परिवार का पूरा पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि जो सरकार के द्वारा या सरकार की बात नहीं करें कि देश के द्वारा मैं ये कहूँगी कि बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं, बहुत सी ऐसी आर्थिक योजनाएं, सामाजिक योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। उनको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। और जो सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया गया है, नारी शक्ति चलाई गई है, शक्ति के रूप में ये मानना पड़ेगा कि महिलाएं सशक्त, या कहें कि वो शक्ति के रूप में है। एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है, हम देखते हैं कि मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो उसका मतलब अपने शरीर को काट के, उस अपने शरीर को कटवा के वो एक जन्म देती है बच्चे को। जीवन भर का एक तरीके से कष्ट लेती है वो। लेकिन पुरुष नहीं समझते इस चीज को।
यही सारी बातें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित किया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी सारे इन बातों से सुनकर समझकर अपने जीवन में उतार कर मुखर होकर अपनी बात को सबके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि मुखर होना एक अलग तथ्य है कि किसी भी विषय पर अपनी बात को रखना और कोई कार्य गलत हो जाने के पश्चात उसका विरोध करना एक ये अलग तथ्य है। और ये सबका प्रारंभ होता है हमारे परिवार से, क्योंकि मेरा जो अपना मत है कि किसी भी चीज की जो रीढ़ की हड्डी है वो मदर फादर यानी माता पिता होते हैं, जो बच्चे को सिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि वो सबल देंगे, वो संबल बनेंगे अपने बच्चों के कि नहीं जो तुम कर रहे हो सही है, तभी शायद बच्चियां आगे बढ़कर अपनी बात को रखने का पूरा प्रयत्न करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे आज आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे, उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कार्यक्रम की इस अंतिम बेला में सभी को जानकारी है कि किसी भी चीज के या किसी भी कार्यक्रम की अंत में जब तक धन्यवाद ज्ञापन न किया जाए तब तक कार्यक्रम अपनी संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए मैं अपने अतिथियों का, अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद देने के लिए मैं अपने कॉलेज के ही वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्रा सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और सभी का धन्यवाद करें। डॉक्टर रमेश चंद्रा सर, स्वागत। धन्यवाद दीपक जी। मिशन शक्ति के इस प्रोग्राम में हमारे बीच आज दो वक्तागण थे, डॉक्टर नीलम गुप्ता जी और लक्ष्य प्रजापति जी। मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महिला शक्तिगण पर अपने विचारों से हम सभी को ओतप्रोत किया। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं हमारी IQAC की टीम का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रोग्राम को सही रूप से क्रियान्वयन करके हमारे छात्र छात्राओं को लाभान्वित कराया। साथ ही साथ मैं उन सभी मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी शिक्षक साथियों का, अपने महाविद्यालय से जुड़े समस्त शिक्षक साथी जो कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूं। और अंत में मैं आभार करता हूं छात्र छात्राओं का जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद है कि वो हमारे वक्तागणों से लाभान्वित हुए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्र छात्राओं के लिए एक और सूचना है, जो कल का वाद विवाद प्रतियोगिता थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और कल 25 तारीख की तिथि को निर्धारित किया गया है। तो कृपया कर अपने जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो आज नाम शाम तक लिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जिन्होंने सहभागिता की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं होस्ट से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हम शाम की द्वितीय सत्र में फिर के सब के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत